जोशी जी, आज के मुख्य अतिथि के.आर. भारती जी, डॉक्टर मस्तराम जी, डॉक्टर भूपरंजन जी और उनके परिवार के सदस्य। सबसे पहले मैं भूपरंजन जी को उनके इस कविता संग्रह पर बधाई देता हूँ कि कई सालों से ये पहाड़ी में, पहले इनकी कविताएं हम पहाड़ी में भी सुनते थे और हिंदी में लिखते रहे हैं, लेकिन इनका पहला संकलन हमारे सामने आया है, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। साथ ही एक वकील होने के कारण भी हमारा इनसे परिचय रहा, क्योंकि हमारे विभाग में, अकादमी में कई कोर्ट केसेस चल रहते थे। तो विभाग के केसेस तो जो एजी एडवोकेट जनरल है या सरकार की ओर लड़े जाते थे, लेकिन कई बार अकादमी के केस में वो मना कर देते थे कि ये सरकारी संस्थान नहीं है, इसलिए हम आपका केस नहीं लेंगे। तब हमने एक कवि वकील को ढूंढा और वो थे भूपरंजन जी। तो इन्होंने अकादमी के भी कई केस लड़े और उसके बाद अकादमी के कर्मचारियों के केस भी लेने लगे, जो जाहिर है कि अकादमी के खिलाफ ही होते थे। तो पक्ष में और विपक्ष में दोनों भूमिकाएं इन्होंने बड़ी अच्छी से निभाई हैं। और ऐसा नहीं है कि कवि जो है वो वकील नहीं हुए। हमारे हिमाचल में सुंदरनगर में प्यारेंद्र शर्मा जी हैं, एक राणा रवि सिंह शाहीन है जो शायरी करते हैं, और एक जज जो यहाँ रहते थे भारती जी ने उनकी एक किताब का विमोचन भी करवाया था, वो भी शिमला में रहे, वो भी शर्मा जी, पूरा नाम याद नहीं है, रमेश शर्मा, तो वो भी एक कवि थे। तो ऐसा नहीं कि ये कविता की जो बीमारी है वो बाकी लोगों में ही है, लेकिन वकील और जजों में भी ये बीमारी पहुंच गई है। वास्तव में कविता जो है वो एक बहुत बड़ी ऊंची चीज़ मानी गई है साहित्य में, और काव्य कला वो सबसे ऊंची कला माना गया है, क्योंकि हमारे पुराने जो पौराणिक साहित्य संस्कृत में लिखा गया वो सारा का सारा कविता में लिखा गया, क्योंकि पहले साहित्य रचना करने का अर्थ ही होता था कि वो आदमी कविता लिख रहा है। जैसे हमारा महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ है कि उसमें कहानियाँ, कथाएँ, उपकथाएँ हैं, वो सारा कविता में लिखा गया। हमारा रामायण है, चाहे वो वाल्मीकि रामायण है, चाहे तुलसीदास का है, वो भी कविता में लिखा गया। यानी पहले चाहे वो कहानी है, चाहे उपन्यास है, चाहे नाटक है, सभी कविता में ही लिखे जाते थे। इसलिए कविता का महत्व बहुत ज़्यादा रहा है, और कविता भी वो छंदबद्ध होती थी। बाद में तो कविता छंद मुक्त होगी। तो ये भी एक परिवर्तन ही आया है साहित्य में, जो इतनी ऊंची विधा मानी जाती थी वो उसकी आज जो स्थिति है, उसकी जो गति है वो बहुत विपरीत हो गई है, और कविता को आज कोई पढ़ता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, कोई किताब छापने को तैयार नहीं होता। ये तो काफ़ी कोई आज 25-30 सालों से चला आ रहा है कि कहानी की कविता किताब कोई छाप देगा, खुशी से उपन्यास छाप देगा, लेकिन कविता छापने के लिए कोई भी प्रकाशक तैयार नहीं होता था। अब स्थिति और भी विकट हो गई है कि कोई भी प्रकाशक, और इसकी संख्या भी बहुत कम हो गई है। पहले जैसे 1100 प्रतियां छपती थी, अब कई बार ऐसा देखा गया 100, 200 और 50 तक प्रतियां भी कविता की प्रकाशक लोग छापते हैं, क्योंकि वो बिकती नहीं है। और सबसे ज़्यादा संकट बिक्री में जो आया है साहित्य में, वो कविता में आया है। तो ये भी एक समाज का परिवर्तन ही आप कह सकते हैं, और इसी परिवर्तन की ओर इशारा भूपरंजन ने अपने इस संग्रह में भी किया है कि जो हमारे तथाकथित विकास हुआ है, और जिस विकास से सड़कें निकली, बिजली आई, तरह तरह के हमारे पहरावे में, हमारे खान पान में, हमारे संस्कारों में परिवर्तन आए, उसी परिवर्तन के कारण एक तरफ तो विकास हुआ, लेकिन दूसरी तरफ विघटन भी हुआ है, और वो विघटन हमारी संस्कृति का हुआ है। जहाँ जहाँ विकास हुआ, विकास की जितनी योजनाएं पहुँची, वहाँ वहाँ हम देखते हैं कि जो संस्कृति है हमारी, उस पर एक चोट हुई है और वो पीछे गई है।
इस सब का वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। जैसा कि इससे पहले वो चर्चा हो चुकी है कि कोई भी विषय उन्होंने अपनी पुस्तक में नहीं छोड़ा है, चाहे वो राजनीतिक है या हमारा जो गांव में क्या परिवर्तन हो रहे हैं वो है, या गांव में देवदार से लेके जो हमारे फसलें हैं, लामण झूरी से लेकर जो हमारा लिंगड़ और पौधा जो हमारे खाद्य पदार्थ है, उन सब चीज़ों का इन्होंने कविता के माध्यम से वर्णन किया है। और इनकी कविता की जो खास बात सामने आती है वो यह है कि बहुत ही सादी भाषा में और सादी जुबान में इन्होंने कविता कही है, जो सबकी समझ में आ सकती है और आती भी है। क्योंकि कविता को अगर आप क्लिष्ट भाषा में कहेंगे तो उसको पढ़ने वाला, उसको सुनने वाला समझ नहीं पाएगा। तो ये इनकी बहुत खासियत है कि बहुत ही सादी भाषा में इन्होंने अपनी कविताओं को कहा है। तीसरी बात ये कि जो हमारे जो लोग हैं वो तो कहते हैं कि हमें क्षण में जीना चाहिए, जो प्रेजेंट है प्रेजेंट में ही जीना चाहिए, क्योंकि पीछे जो बीत गया, चाहे अच्छा था बुरा था, उसके बारे में सोचने का, विचारने का कोई अर्थ नहीं होता। या जो हमारे आगे आने वाला है उसके बारे में हम आज चिंता करने लगे तो कोई समझदारी की बात नहीं होती। लेकिन साहित्यकार की एक आप खासियत फैलें, चाहे उसका एक दुर्व्यसन कह रहे हैं, वो हमेशा अपने अतीत में ही जीता है, क्योंकि वो हमेशा अपने पिछले अतीत की बात करता है, पिछले 10 महीनों 10 वर्षों या पिछले कल की बात करता है, प्रेजेंट की बात नहीं करता है। वही अतीत की बातें हमारी इनकी कविताओं में देखने को मिलती हैं कि किस तरह अतीत में हमारा गाँव होता था और क्या उसमें अब परिवर्तन आ गए। लेकिन ये भी हमेशा साहित्यकार का विजन रहता है या उसकी सोच रहती है कि हमारा जो गांव हम छोड़कर आ गए हैं शहर में, वो अभी भी वैसा ही होगा जैसा हमने आज से 30 वर्ष या 50 वर्ष पहले छोड़ा था। लेकिन क्योंकि बदलाव तो होता रहता है, वो ज़रूरी है, तो उसी बदलाव में जो गांव में परिवर्तन आए हैं उसे हम स्वीकार नहीं करते। क्योंकि आज तो गांव में भी ऐसा, जो आदमी बाहर चला गया है, जब वो वापस गांव में जाता है तो लोग उसको स्वीकार नहीं करते, जैसा कि गांव में वो पहले लोग रहते थे। तो इन परिवर्तनों की ओर उन्होंने इशारा किया है। तो जैसा कि पहले काफ़ी कुछ कहा जा चुका कि गांव में भी जो तेज की समस्या है, जो नारी की स्थिति है, जो अंधविश्वास हैं, जो बाकी कठिनाइयाँ हैं, उन कठिनाइयों और उन विश्वासों की तरफ इन्होंने अपनी कविताओं में इशारा किया है। बड़ा एक इस काव्य संग्रह का हिस्सा है, वो समर्पित किया है। वो कविताएं बहुत ही आकर्षित करती हैं। उसके अलावा भी कोई ऐसा विषय नहीं है जो जिसको इन्होंने अपनी कविताओं में लिए नहीं है। कोरोना वायरस तक इन्होंने जो उसमें की विकट स्थिति थी उसका भी वर्णन किया है। तो मैं पुनः इन्हें बधाई देता हूँ। और जैसा कि हमारे मस्तराम जी ने भविष्यवाणी कर दी है, जल्दी इनका दूसरा संग्रह आएगा, चाहे वो पहाड़ी में हो चाहे वो हिंदी में हो, वो अगले साल में आएगा और फिर से हम विमोचन करेंगे। जो जोशी जी ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए उनमें सुधार करते हुए फिर हम इकट्ठा होंगे अगले वर्ष में। और फिर से आप सबका धन्यवाद।